बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग अपनी ग्रामर क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और ग्रामर की बिल्कुल बेसिक थिंग से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ग्रामर की सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर आपकी पूरी लैंग्वेज बेस करती है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्रेडिएंट्स को। आपको पता है जब भी आपने कोई चीज़ बनानी हो, कोई डिश प्रिपेयर करनी हो, जब तक उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होंगे उस डिश में कोई ना कोई कमी रह जाएगी और वो डिश मुकम्मल नहीं होगी। इसी तरीके से ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अज्ज़ा हैं जिनसे मिलकर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट होती है। आपकी बुक्स में जो कुछ लिखा होता है उसमें से हर वर्ड कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच से ज़रूर बिलोंग करता है। तो हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ मौजूद है वो है नाउन। दैट्स द बेसिक थिंग जिसके बारे में उम्मीद है आप सब वैसे ही काफ़ी हद तक जानते होंगे। लफ्ज़ नाउन का मीनिंग होता है नेम। किसी भी चीज़ के नाम को या नेम को नाउन कहा जाता है। अब ये नाम किसी इंसान का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है और किसी जगह का भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपके फीलिंग्स और इमोशंस का भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेंटेंस बोलता हूँ पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। इस सेंटेंस में पाकिस्तान एक नाउन है, कंट्री ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब हर नाम को हम कहते हैं नाउन। नंबर 2 पर आता है प्रोनाउन। जो लफ्ज़ प्रोनाउन है अगर हम इसे ब्रेक करके पढ़ें तो ये बनता है प्रोनाउन। लफ्ज़ प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, और नाउन का मतलब होता है नेम। तो प्रोनाउन को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? एवरी सिंगल वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ अ नेम या इन प्लेस ऑफ अ नेम, एवरी सच वर्ड इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। हर वो नाम या हर वो लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, हर ऐसे सिंगल लफ्ज़ को हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। इस सेंटेंस में पाकिस्तान नाउन था। मैं पाकिस्तान के बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। इट हैज़ मैनी सिटीज़ या इट हैज़ मैनी फेमस सिटीज़। इसके बहुत से मशहूर शहर हैं। अब जो दूसरा सेंटेंस मैंने बोला इसमें मैंने पाकिस्तान के वर्ड को रिपीट करने के बजाय इट का वर्ड लगाया। तो इस सेंटेंस के अंदर IT इट का जो वर्ड है ये मेरे सेंटेंस का प्रोनाउन है जो मैंने पाकिस्तान के नाम की जगह इस्तेमाल किया। सो इट इज़ अ प्रोनाउन। इसकी काफ़ी सारी और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। ही, शी, इट, यू, वी, दे और भी काफ़ी सारी होती हैं जो इंशाल्लाह ताला हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के लेक्चर में तफसील से ज़रूर डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पर आते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर लिंक्ड टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स का ताल्लुक़ होता है नाउन्स और प्रोनाउन से। एडजेक्टिव्स आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये अल्फाज बयान करते हैं कि आपका नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है, उसकी रंगत कैसी है, उसका कद काठ कितना है, उसकी तादाद कितनी है। हर तरीके से आपके नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने वाला हर सिंगल वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सेंटेंस की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अली इज़ अ टॉल बॉय। अली एक दराज कद का लड़का है या अली एक लंबे कद का लड़का है। इस सेंटेंस के अंदर अली मेरा जो नाउन था उसको मैंने एक्सप्लेन किया टॉल के वर्ड के साथ, या जो बॉय का वर्ड था उसको मैंने एक्सप्लेन किया टॉल के वर्ड के साथ। जो टॉल का वर्ड है वो बयान कर रहा है कि अली का कद लंबा है। इसका मतलब टॉल इस सेंटेंस का क्या हुआ? एडजेक्टिव, जो कि हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। इस जमात में 20 तलबा मौजूद हैं। इस सेंटेंस के अंदर मैंने स्टूडेंट्स, जो कि मेरे सेंटेंस का नाउन है, उनकी तादाद को डिस्क्राइब किया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 20 स्टूडेंट्स। तो 20 का जो वर्ड है ये मेरे इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है। नंबर 4 पर आता है आपका वर्ब। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। तमाम वो अल्फाज जो किसी भी जुमले के अंदर आने वाले एक्शन को डिस्क्राइब करते हों कि इस वक्त कौन सा काम सर अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टीचिंग अ क्लास। मैं एक जमात को पढ़ा रहा हूँ। इस सेंटेंस के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ। तो टीचिंग मेरे इस सेंटेंस का एक्शन है
यानी मेरे सेंटेंस का वर्ब है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। यू आर रीडिंग अ बुक, आप एक किताब का मुतालिया कर रहे हैं। इस सेंटेंस में आपके एक्शन को डिफ़ाइन किया गया है, यानी कि रीडिंग को। तो रीडिंग मेरे सेंटेंस का क्या है, वर्ब हो गया, क्योंकि ये भी एक एक्शन है। फिर आ जाता है नंबर 5 पर आपका एडवर्ब। एडवर्ब का जो वर्ड है ये बेसिकली 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। एडजेक्टिव तो एक्सप्लेन किया करता था नाउन्स या प्रोनाउंस को। एडवर्ब का काम है कि ये 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर आने वाले एक्शन को डिफ़ाइन करता है, यानी कि वर्ब को डिफ़ाइन करता है। नंबर 2 पर ये किसी सेंटेंस के अंदर मौजूद एडजेक्टिव को डिफ़ाइन करता है, या सेंटेंस के अंदर अगर पहले से ही कोई एडवर्ब मौजूद है तो उस एडवर्ब को भी एक एडवर्ब डिफ़ाइन करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ, ही इज़ टीचिंग द क्लास, वो जमात को पढ़ा रहे हैं। अब मैं इस सेंटेंस को मज़ीद एलेबरेट करना चाहूँगा कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। ही इज़ टीचिंग द क्लास वेल, वो जमात को अच्छा पढ़ा रहा है। अब मेरे इस सेंटेंस के अंदर जो टीचिंग का एक्शन था यानी वर्ब था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने वेल का वर्ड इस्तेमाल किया। तो वेल मेरे सेंटेंस के अंदर आने वाले वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। ये मेरे सेंटेंस का क्या होगा, एडवर्ब। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि एडवर्ब डिफ़ाइन करता है किसी सेंटेंस के एडजेक्टिव को। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, मैंने अभी आपको बोला था अली इज़ अ टॉल बॉय। अगर मैं इसकी जगह बोल देता हूँ अली इज़ अ वेरी टॉल बॉय, अली एक बहुत ही दराज का लड़का है। यहाँ पर जो मेरे सेंटेंस के अंदर टॉल का एडजेक्टिव मौजूद था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पीछे वेरी का वर्ड लगा दिया। तो ये मेरे सेंटेंस का क्या हो गया जनाब, एडवर्ब, जो कि एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी केस पर। एडवर्ब एक एडवर्ब को कैसे एक्सप्लेन करता है। ही इज़ टीचिंग द क्लास वेल मैंने बोला था, जिसमें वेल मेरा एडवर्ब था। अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर दोबारा एक और एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करके बोलता हूँ ही इज़ टीचिंग द क्लास क्वाइट वेल, वो जमात को काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा वेल का एडवर्ब मौजूद था, उसी एडवर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और एक्स्ट्रा एडवर्ब ऐड कर दिया, क्वाइट का। तो ये क्वाइट का जो एक्स्ट्रा वर्ड मैंने ऐड किया वो भी एक एडवर्ब था जो पहले से मौजूद एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा था। फिर आ जाते हैं नंबर 6 पर, prepositions. Prepositions have basically some specific tasks. Prepositions किसी भी सेंटेंस के अंदर आपके सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स यानी कि नाउन्स और प्रोनाउंस के दरमियान ज़्यादातर एक लिंक कायम करता है, आपके सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करता है, और साथ ही साथ ये बताता है कि सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जैसा कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ही इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर। इस सेंटेंस के अंदर जो ऑन का वर्ड मैंने लगाया, ये ऑन का वर्ड मेरे सेंटेंस का प्रेपोजिशन है जो कि 3 काम कर रहा है। एक काम क्या कर रहा है ये ऑन का वर्ड, ही और चेयर के दरमियान लिंक कायम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। दूसरा, ऑन का वर्ड लगाने से मेरे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है, उसकी कह सकते हैं आप सिमेट्री ठीक हो जाती है। क्योंकि अगर मैं ये ऑन का वर्ड हटा दूंगा और मैं सेंटेंस बोलूँगा ही इज़ द चेयर, तो अचानक से मेरे सेंटेंस का सारा मीनिंग ही गलत हो जाएगा, सेंटेंस की समझ ही नहीं आएगी। और तीसरा काम ये ऑन का वर्ड क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि वो लड़का इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, उसकी पोजीशन क्या है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। इस तरह से पता चला ये प्रेपोजिशंस क्या करते हैं, सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करते हैं, नाउन प्रोनाउन के दरमियान लिंक कायम करते हैं, और नाउन प्रोनाउंस की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। प्रेपोजिशंस की एग्जांपल क्या हो सकती हैं, इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, अबव वगैरह वगैरह। इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स आपके प्रेपोजिशंस होते हैं जो इंशाल्लाह ताला हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 7 पर आपके आ जाते हैं वर्ड कंजंक्शंस। अगर आप कंजंक्शंस के वर्ड को ब्रेक करें, इसमें पहला पोर्शन है कंजंक्ट। कंजंक्ट का मतलब होता है जॉइन, किसी चीज़ को यूनाइट कर देना, जॉइन कर देना, दूसरी चीज़ के साथ मिला देना। तो इससे पता चला कंजंक्शंस क्या होते हैं, जॉइन करने वाले वर्ड्स, दे आर यूनाइटर्स, जॉइनर्स, यानी कि ऐसे अल्फाज, ऐसे सिंगल अल्फाज जो कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, एक फ्रेज़ को दूसरे फ्रेज़ के साथ, या एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ कंबाइन करते हों, जॉइन करते हों, ऐसे सिंगल वर्ड्स को हम क्या बोला करते हैं,
कंजंक्शंस बोला करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 2 जुमले बताता हूँ। एक सेंटेंस ही इज़ अ गुड बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस ही लिव्स इन लाहौर। ये 2 अलग अलग जुमले थे जिनको मैंने बोला ही इज़ अ गुड बॉय, ही लिव्स इन लाहौर। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों जुमलों को अलहदा अलहदा लिखने के बजाय अगर मैं कंबाइन करके एक ही सेंटेंस बना दूँ तो इसके लिए मैं कंजंक्शन की मदद लूँगा। मैं बोलूँगा ही इज़ अ गुड बॉय एंड ही लिव्स इन लाहौर। अब मैंने क्या किया, 2 अलग अलग क्लॉजेज़ को एंड के कंजंक्शन की मदद से जॉइन कर एक सेंटेंस बना दिया। इस सेंटेंस के अंदर जो एंड का वर्ड आ रहा था ये जॉइन करने वाला वर्ड था 2 अलग अलग क्लॉजेज़ को, तो ये एंड का वर्ड क्या हो गया मेरे सेंटेंस का, कंजंक्शन। कंजंक्शंस की भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, एंड, बट, बिकॉज, इफ़, वेदर, व्हेन वगैरह वगैरह। वो भी इंशाल्लाह ताला जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, हम लोग हर चीज़ की सेपरेट क्लास में इसकी टाइप्स को अलग से डिस्कस करेंगे। नंबर 8 पर आपके आ जाते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स, दे आर शॉर्ट वर्ड्स दैट एक्सप्लेन सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस। किसी भी इंसान के इमोशंस, चाहे वो इमोशंस या फीलिंग्स खुशी की हों, गम की हों, हैरत की हों, किसी भी तरह की फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने वाले छोटे छोटे अल्फाज, सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस की एग्जांपल क्या हो सकती हैं? अलास, उसके बाद याहू, हुर्रे, और इसके अलावा ओ का वर्ड आ सकता है। 3 से 4 एग्जांपल्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, अलास, याहू, हुर्रे, ओ। इनमें से हर वर्ड किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फीलिंग या इमोशन डिस्क्राइब करता है। जैसे अलास का वर्ड, जब भी आप अफसरदा हों या कहीं पे आपको गम हो, उसके लिए आप अलास का वर्ड यूज़ करके अपने इमोशन को शो करेंगे। जब आपको अफसरदगी होगी आप अलास का वर्ड यूज़ करेंगे, रीडर को पता चल जाएगा दैट यू आर सैड। उसके अलावा याहू, हुर्रे, yippee, इस तरह के अल्फाज शदीद खुशी को या प्लेजर को जो शो करते हैं। तो ये भी आपकी इंटरजेक्शंस हैं जो डिफरेंट प्लेजर को शो करती हैं। यहाँ पे मैंने ओ की एग्जांपल दी। ये नॉर्मली जब हम किसी बात पे हैरत में हों, शदीद शॉक में चले जाएं या हैरान हो जाएं, तब हम नॉर्मली इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ओ माई गॉड, ओ व्हाट डिड यू डू, जब आप किसी बात पे हैरान हो। तो समराइज़ करते हुए तमाम छोटे छोटे अल्फाज जो डिफरेंट इमोशंस को शो करते हों, ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस। देन द लास्ट वन, नॉर्मली आर्टिकल को लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगराइज नहीं करते, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्टिकल भी इसका हिस्सा होते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया और आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपके आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स आर बेसिकली 3 वर्ड्स। बेसिकली आर्टिकल्स 3 अल्फाज होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ये 3 अल्फाज आपके आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल्स किसी भी सेंटेंस के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज़ में यूज़ किए जाते हैं। जो ए और एन है इसको कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और द का जो वर्ड है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन कहलाते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स, और द का जो वर्ड है ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। अब इनका यूजेज कहाँ किया जाता है? ए और एन ये दोनों वर्ड्स वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी कॉमन चीज़ की बात की जा रही हो, किसी पर्टिकुलर शख्स या स्पेसिफ़िक चीज़ का जिक्र मौजूद ना हो, तब हम ए या एन में से किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है वो एक अच्छा लड़का है, या इट इज़ अ सिटी, इट इज़ अ हाउस, इट इज़ अ वाइट बोर्ड, ये एक घर है, ये एक शहर है, ये एक वाइट बोर्ड है। हर सेंटेंस के अंदर मैंने कॉमन चीज़ों का जिक्र किया, किसी स्पेसिफ़िक चीज़ का जिक्र नहीं किया। उसके अलावा द का जो वर्ड है जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ये हमेशा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जब किसी स्पेसिफ़िक चीज़ का जिक्र आ रहा हो, किसी ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ का जिक्र मौजूद होगा, तब आप द का वर्ड यूज़ करेंगे। इसीलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि दिस वर्ड इज़ यूज्ड विद डेफिनेट थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल,
मैं सेंटेंस आपको एग्जांपल देता हूँ दोनों का डिफरेंस थोड़ा क्लियर करने के लिए, दो अलग अलग। एक सेंटेंस ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे आ का वर्ड कॉमन नाउन के साथ आया। अब मैं बोलता हूँ ही इज़ द बॉय हु ऑलवेज मेक्स नॉइस इन द क्लास, यही वो लड़का है जो हमेशा जमात में शोर मचाता है। यानी कि बहुत सारे बच्चों के अंदर से मैंने एक ख़ास बच्चा स्पेसिफाई कर दिया कि ये वो वाला बच्चा है जो शोर ज़्यादा करता है या हमेशा शोर ज़रूर करता है। अब ये द का वर्ड एक स्पेसिफिक शख्स के लिए यूज़ किया, तो ये द का वर्ड क्या है, मेरा डेफिनेट आर्टिकल। उसके अलावा एक आखिरी चीज़ छोटी सी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को अंदाज़ा हो। ए और एन का यूजेज थोड़ा सा स्टूडेंट्स कभी कभार इस चीज़ को कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए कहाँ यूज़ करना है और एन कहाँ यूज़ करना है। ए और एन में से आ का जो वर्ड है या एन का जो वर्ड है, बेसिकली ये वर्ड्स साउंड्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जो एन का वर्ड है ये हमेशा यूज़ किया जाता है वॉवल साउंड के साथ। हमें अक्सर इस चीज़ को कन्वे किया जाता है कि वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू, बट 100% ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें ए ई आई ओ यू मौजूद होने के बावजूद हम एन का वर्ड यूज़ नहीं करते। इसकी वजह यह है कि वॉवल्स आर नॉट अल्फ़ाबेट्स, वॉवल इज़ एक्चुअली अ साउंड। वॉवल एक साउंड है, हम उस साउंड को जहाँ पर भी सुनेंगे हम वहाँ पर एन का वर्ड लगाएंगे, और वो साउंड क्या होती है, आ, ए, ई, ए, आ, इस तरह की साउंड्स। यानी कि मुख्तसर अल्फाज में, आसान अल्फाज में, अगर अलिफ़ की आवाज़, उर्दू का हुरूफ़ तहज्जी है अलिफ़, जहाँ पर भी अलिफ़ की आवाज़ जुमले के शुरू में सुनाई देगी, लफ्ज़ के शुरू में सुनाई देगी, हर उस लफ्ज़ के पीछे हम एन लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ एन एग, ये एक अंडा है, यहाँ पर मैंने अ की साउंड सुनी, एग में, तो मैंने बोल दिया एन। और इसी तरीके से ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर मैंने ऑनेस्ट के पीछे एन का वर्ड लगाया, जबकि मेरे वर्ड के शुरू में एच आ रहा था। ए ई आई ओ यू में से कुछ नहीं आ रहा था, स्टार्ट में एच आ रहा था, उसके बावजूद मैंने शुरू में एन क्यों लगाया, क्योंकि ऑनेस्ट में अ की साउंड सुनी, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, अ की साउंड सुनने की वजह से मैंने एन का इस्तेमाल कर दिया। और इसी तरीके से एक सेंटेंस बोलता हूँ, शी स्टडीज़ इन अ गुड यूनिवर्सिटी, वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में यू का वर्ड आया, लेकिन यूनिवर्सिटी में अ की साउंड सुनाई नहीं दी, इसकी जगह य की आवाज़ साउंड आई, तो मैंने क्या किया, एन की जगह अ का वर्ड लगा दिया। तो याद रखिएगा, एन का वर्ड हमेशा वहाँ यूज़ करेंगे जिस वर्ड में आपको वॉवल साउंड सुनाई देगी, और आ का वर्ड वहाँ यूज़ करेंगे जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देगी। यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है, वॉवल साउंड के अलावा, यानी कि अ, ए, ई के अलावा की जितनी साउंड्स होती हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, और उनमें आप इस्तेमाल करोगे ए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट टाइम ग्रामर की नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।